बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम पढ़ने लगे हैं। हम पढ़ रहे थे नॉन हॉजकिन लिम्फोमास। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में हमने कहा कि 3 तरह से हमने इसे डिवाइड किया, स्मॉल सेल्स, इंटरमीडिएट साइज सेल्स एंड लार्ज सेल्स। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे स्मॉल सेल। स्मॉल सेल में सबसे पहले हमारे पास जो लिम्फोमा है दैट इज़ फॉलिकुलर लिम्फोमा। अब फॉलिकुलर लिम्फोमास जो होते हैं ये क्या है, फॉलिकल के अंदर पड़े हुए बी सेल का ट्यूमर है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, फॉलिकल लाइक न्यूड्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ज़्यादातर कब प्रेजेंट करते हैं और कैसे प्रेजेंट करते हैं? लेट एडल्टहुड में पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी के साथ। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस आपने समझनी है। बेसिकली इसके अंदर पैथोजेनेसिस होती है कि ट्रांसलोकेशन होती है 14 to 18 जीन्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, 14 जीन जो होता है, मैं अगर यहाँ पे जीन बनाऊँ, उसके पास होती है IgG हैवी चेन। क्या होती है? हैवी चेन होती है। ठीक है, और जो 18 होता है उसके पास एक जीन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, BCL2। ठीक है, BCL2। अच्छा, अब ट्रांसलोकेशन का मतलब ये है कि जो BCL2 का पोर्शन होगा ये स्विच होके IgG क्या के नीचे लग जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, IgG हैवी चेन के साथ, ठीक है, IG हैवी चेन के साथ क्या आ जाएगा, दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी, BCL2। सही है, अब ये एक नया तरह का जीन बन गया ट्रांसलोकेशन के बाद। समझ आ गई बात की? ये हमारे पास हैवी चेन था, ठीक है, 14th क्रोमोसोम के ऊपर। सही है, और दूसरे वाला जो था ये था हमारे पास BCL2 का। ठीक है, अब ट्रांसलोकेशन की वजह से, ट्रांसलोकेशन का मतलब यही होता है ना, स्विच हो जाना। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, IG हैवी चेन थी उसके साथ आके लग गया हमारे पास BCL2, और जब BCL2 आके लग जाएगा तो BCL2 क्या करेगा, हैवी चेन का काम ये है कि वो प्रोलिफरेशन ज़्यादा कराती है। क्या कराती है? प्रोलिफरेशन ज़्यादा कराती है। तो अब जो ये नया जीन बना है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि BCL2 की बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाएगी। और BCL2 का काम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 3rd ईयर में, BCL2 जो है वो एंटी एपोप्टोटिक फैमिली से है। तो ये एपोप्टोसिस को क्या करती है, रोकती है। और जब इसकी प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन होगी, तो ये सेल्स को, जो बी सेल्स जिनको डिस्ट्रॉय होना था उनको डिस्ट्रॉय नहीं होने देगी और वो बी सेल बहुत ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द पैथोजेनेसिस। ठीक है, समझ आ गई ये बात की? अब आप कहेंगे कि बी सेल क्यों डिस्ट्रॉय होते हैं। बेसिकली आपको पता है कि जब मैच्योरेशन की फेज़ चल रही होती है तो वो बी सेल जो कि सेल्फ एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, या जिनकी एफिनिटी कम होती है फॉरेन एंटीजेंस के लिए, वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं क्योंकि वो बॉडी के किसी काम के नहीं है ना। ठीक है, हम उस डिटेल में नहीं जाते। खैर, आपको होपफुली ये पैथोलॉजी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजी में आपने यही लिखना है। हम स्मॉल साइज कह रहे हैं, स्मॉल साइज सेल्स होंगे जिनके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब वो न्यूक्लियाई जो होते हैं अक्सर क्लीव्ड होते हैं। ठीक है, आपने बस इतनी बातें लिखनी है कि सेल जो हैं वो तकरीबन स्मॉल साइज्ड के हैं, उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट हैं। ठीक है, ओके, सो ये हमारे पास हो गया फॉलिकुलर लिम्फोमा। अब दूसरा है मेंटल सेल लिम्फोमा। मेंटल सेल लिम्फोमा आपको कहाँ पे मिलेगा? मेंटल जोन के अंदर, यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, मेंटल जोन के अंदर, इस जोन के अंदर। ओके, अब मेंटल जोन जो लिम्फोमास हैं उनके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी ट्रांसलोकेशन होती है। अब ट्रांसलोकेशन वहाँ पे क्या हो रही है, उसी तरह 14 इन्वॉल्व है, ट्रांसलोकेशन 14। इसके साथ क्या है, 11 है। ठीक है, 11 14 ट्रांसलोकेशन है। अब 11 जीन के ऊपर क्या चीज़ होती है, 11 जीन के ऊपर होता है साइक्लिन डी। क्या होता है? साइक्लिन डी। अब साइक्लिन डी का काम भी क्या होता है, साइक्लिन डी का काम ये होता है कि सेल साइकिल जो G1 में पड़ा होता है उसको भेजना इनटू S। आपको पता है सेल साइकिल में जब S फेज़ होती है तो वो क्या कराती है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, एंड मतलब सेल साइकिल को प्रोलिफरेट कराती है, जिसकी वजह से ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें भी ट्रांसलोकेशन ये होगी कि हैवी चेन जो थी 14 के ऊपर, ठीक है, उसके साथ आके क्या लग जाएगा, साइक्लिन डी, जो कि 11 के ऊपर प्रेजेंट था। ठीक है, 11 के ऊपर क्या प्रेजेंट था, 11 के ऊपर प्रेजेंट था, ये 11 का जीन है, इसके ऊपर प्रेजेंट था साइक्लिन डी। ठीक है, अब ये साइक्लिन डी आके कहाँ लग जाएगा, 14 के नीचे, जो 14 के पास हैवी चेन है, ठीक है, उसके नीचे आके लग जाएगा। और साइक्लिन डी जब ज़्यादा एक्सप्रेस होगा तो साइक्लिन डी क्या करेगा, सेलुलर प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा करा देगा। ठीक है, सो ये इसकी हो गई पैथोजेनेसिस। अब आ जाते हैं, हमारे पास है मार्जिनल जोन लिम्फोमा। मार्जिनल जोन लिम्फोमा कहाँ पे होगा, मार्जिनल जोन में, सबसे बाहर वाला जो मार्जिनल जोन है इसके अंदर होगा। ठीक है, मार्जिनल जोन लिम्फोमा के अंदर क्या होगा, ये जो मार्जिनल जोन लिम्फोमाज हैं ये ज़्यादातर एसोसिएटेड हैं मार्ड्स के साथ, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू के जो ट्यूमर्स होते हैं। मार्ट लिम्फोमा आपने कहाँ पढ़ा था,
एच पाइलोराई की जो गैस्ट्राइटिस होती है उसके अंदर ये होता है, बी सेल की प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होती है और एक्स्ट्रा नोडल मतलब स्टमक के अंदर जो होगा ये ट्यूमर होगा, ठीक है। माल्टोमा इज़ मार्जिनल जोन लिम्फोमा इन म्यूकोजल साइट्स। म्यूकोजल साइट कहाँ पे है? स्टमक के अंदर म्यूकोजल साइट होती है ना, ठीक है। और ये क्या होता है? एच पाइलोराई के साथ एसोसिएटेड होता है, आपको यही पता होना चाहिए। उसके अलावा किसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है? बाकी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज जो ऑटोम्यून है, जैसे कि हैशिमोटो, थायराइडाइटिस, शोर्जन सिंड्रोम, ठीक है, तो ये इनके साथ एसोसिएटेड है। होपफुली आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी हुई। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ बर्किट लिम्फोमा, और अक्सर ये पेपर में आता होता है, ठीक है। अब बर्किट लिम्फोमा क्या है? बर्किट लिम्फोमा की जो आपने पैथोजेनेसिस याद करनी है, एक तो आपने याद करना है कि ये एब्स्टीन बार वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। सब में नहीं होता, वो मैं आपको बाद में चीज़ बताता हूँ। एब्स्टीन बार वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है। इसमें क्या होता है? बर्किट बी है ना, तो इसको याद कर लें, B8 की तरह लगता है, तो इसके अंदर ट्रांसलोकेशन होगी 8 to 14, ठीक है। समझ आ गई बात की? इसके अंदर ट्रांसलोकेशन कौन सी होगी? 8 to 14 जीन की। अब 8 to 14 जीन के अंदर, अब 8 के ऊपर क्या होता है? 8 जीन के ऊपर होता है हमारे पास MYC जीन होता है, ठीक है। MYC जीन होता है। MYC जीन क्या होता है? कौन से वाला? CMYC जीन। अब इसका काम क्या होता है? ये भी प्रोलिफरेशन ज़्यादा कराता है और ये भी क्या कराता है? सेलुलर ग्रोथ ज़्यादा कराता है। तो इसी तरह बी सेल जो होंगे ये बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहे होंगे। आपको मेनली ट्रांसलोकेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। MYC बेसिकली क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और ये क्या है? ये क्या करता है? न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन को बढ़ा देता है। ओके, अब मैं आपको पिक्चर से भी दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये 8 हमारे पास था नॉर्मल क्रोमोसोम, ठीक है। ये 14 नॉर्मल था। 14 के पास क्या है? IgG जीन है, हैवी चेन इसके पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। और MYC किसके पास प्रेजेंट होता है? 8 के पास, ठीक है। अब ट्रांसलोकेशन होगी। अब ट्रांसलोकेशन कैसे होगी कि 8 वाला जो MYC है वो जाके लग जाएगा किसके ऊपर? 14 के ऊपर, ठीक है। MYC किधर जाके लग गया? 14 के ऊपर, ठीक है। और ये आ गया है इनटू क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ IG हैवी चेन, ठीक है। अब जब IgG हैवी चेन और MYC ऑनको जीन जो होंगे वो आपस में मिलेंगे, इनकी कोई चेकिंग एक्टिविटी नहीं होगी, MYC की प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होगी, MYC प्रोटीन बहुत ज़्यादा बनेगा और क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी और इस तरह हमारे पास बर्किट्स लिम्फोमा हो जाता है, ठीक है। अब बर्किट्स लिम्फोमा जो है ना वो दो तरह का होता है मेनली। एक होता है हमारे पास अफ्रीकन टाइप एंड एक होता है स्पोरेडिक टाइप, जो कि मतलब नॉन अफ्रीकन के अंदर होता है। जो अफ्रीकन टाइप होता है इसके अंदर क्या होता है? ज़्यादातर जॉ इन्वॉल्वमेंट होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जॉ इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। जॉ के अंदर नेक्रोटाइजिंग सलीजन बनता है, ये देखें आप, ये अफ्रीकन टाइप में होता है, ठीक है। और इसके अंदर एब्स्टीन बार वायरस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एब्स्टीन बार वायरस कैसे इन्वॉल्व होता है दैट इज़ नॉट क्लियरली नोन, बट उस बंदे को पहले एब्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा जो स्पोरेडिक टाइप होती है, स्पोरेडिक टाइप में जो कि नॉन अफ्रीकन्स में होती है, उसके अंदर एब्स्टीन बार वायरस भी इन्वॉल्व नहीं होता और ना ही जॉ इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। होपफुली आपको बर्किट लिम्फोमा समझ आ गया। और बर्किट लिम्फोमा की अगर आप मॉर्फोलॉजी को देखें तो आपको कैसा नज़र आ रहा है? मोनोक्लोनस सेल्स नज़र आ रहे हैं, एक जैसे सेल्स हैं, मोनोटोनस हैं, एक तरह के नज़र आ रहे हैं, तकरीबन एक जैसे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाइपर क्रोमैटिक इनका न्यूक्लियस है, ठीक है। इनके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप ये देखें, ये वाइट पैचेस जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले एरियाज़, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बेसिकली स्टारी स्काई अपीयरेंस दे रहे हैं। स्टारी स्काई अपीयरेंस कैसे? हम जैसे पीछे पूरा बैकग्राउंड जो लिम्फाइड टिश्यूज़ का है, ठीक है, ट्यूमर सेल्स का है, उसके अंदर ये वाइट एरियाज जैसे स्टार अपीयर हो रहे हैं स्टमक के अंदर, स्काई के अंदर, सॉरी, ठीक है। तो ये स्टारी स्काई अपीयरेंस देते हैं। अब बेसिकली ये जो वाइट एरियाज हैं ये हैं क्या? ये बेसिकली मैक्रोफेजेस हैं जो कि इनगल्फ कर रहे हैं कुछ नेक्रोटाइज कर रहे हैं कुछ ट्यूमर सेल्स को, ठीक है। क्या है? मैक्रोफेजेस हैं, वो क्या कर रहे हैं? ट्यूमर सेल्स को उस एरिया से क्लियर कर रहे हैं, दैट्स वाई दे अपीयर क्लियर, ठीक है। और इन मैक्रोफेजेस को हम स्पेसिफिकली एक नाम देते हैं, ठीक है, जिनको हम नाम क्या देते हैं? टिंजेबल बॉडीज़ कहते हैं इनको, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। तो ये इसकी मैक्रोस्कोपी है, ठीक है। बाकी मैंने आपको इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री शॉर्ट में बता दी थी कि सारे, क्योंकि ये बी सेल जो होते हैं जर्मिनल सेंटर के अंदर जो आ चुके हुए हैं या फोलिकल के अंदर आ चुके हुए हैं, उनके एक खास तरह के सारे सबके मार्कर्स हैं। CD10 सारे पॉजिटिव हैं, 19 पॉजिटिव हैं, 20 पॉजिटिव हैं, ठीक है। और IgM जो है वो अक्सर एक्सप्रेस करते हैं ये अपनी सरफेस के ऊपर। आपको पता है ना, बी सेल जो होते हैं अपने सरफेस के ऊपर IgM को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सही है, ये तो आपको पता होगा। अच्छा, और इसके अलावा क्या है? BCL6 भी ज़्यादातर पॉजिटिव होते हैं, BCL2 भी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बर्किट लिम्फोमा के अंदर आपने याद करना है BCL2 नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब आखिरी हमारे पास है वो है जी डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ठीक है। डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा अक्सर तब होता है जब बंदे को पहले से क्या चल रहा हो? पहले से उसको हो फॉलिकुलर टाइप ऑफ
बी सेल लिम्फोमा, ठीक है। फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा अगर उसको होगा और वो ट्रीट नहीं हुआ तो दैट कैन लीड टू डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ठीक है। अब ये एक बात हो गई, आपको मैंने बताया था कि फॉलिकुलर टाइप जो है वो इंडोलेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती, और जो लार्ज सेल की टाइप है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास था बेसिक। हाँ, इसके अंदर जो इसकी पैथोजेनेसिस है, पैथोजेनेसिस इसकी क्या है कि कोई भी ऐसी म्यूटेशन दैट कुड लीड टू डिसरप्शन ऑफ BCL6, ठीक है। अब आपको पता है BCL6 जो होता है ये भी क्या होता है, एंटी एपोप्टोटिक होता है। BCL6 फैमिली मतलब BCL के अंदर क्या हो सकता है, BCL की या तो जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए, हाइपर म्यूटेशन एट क्रोमोसोम 3q27, जो कि इसको एक्सप्रेस कर रहा होता है। आप इतनी मुश्किल में ना पड़े, आप सिंपल कहें कि कोई भी ऐसी म्यूटेशन दैट लीड्स टू BCL ओवर एक्सप्रेशन लीड्स टू ओवर ग्रोथ ऑफ B सेल, ठीक है। और अपोप्टोसिस को लाजमी सी बात है ये कम कर देगी और अल्टीमेटली क्या होगा, B सेल लिम्फोमा हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक्स्ट्रा बात आपने याद करनी है, सरफेस पे IgG एंटीजन होती है। मैंने आपको बताया था कि बर्केट लिम्फोमा नॉर्मली IgM होती है ज़्यादातर के ऊपर, इसके ऊपर क्या होती है, IgG होती है। बर्केट लिम्फोमा के अंदर डिफरेंट पॉइंट क्या था, BCL2 नेगेटिव थे, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम है, CD10 CD19 CD20 सारे पॉजिटिव हैं, BCL6 पॉजिटिव हैं। इनकी सरफेस के ऊपर IgG होती है, ठीक है। और बर्केट लिम्फोमा के ऊपर क्या होती है, ट्यूमर्स के ऊपर क्या होती है, IgM होती है, ठीक है। ये आपने बातें याद रखनी है। नॉर्मल सारे क्या हैं, CD10 CD19 20 पॉजिटिव हैं, BCL6 BCL2 पॉजिटिव हैं सारे के सारे। बर्केट लिम्फोमा BCL2 नेगेटिव है, सिर्फ एक बात ये याद रखनी है। और इसकी सरफेस के ऊपर क्या होती है, IgM होती है, जबकि जो डिफ्यूज लार्ज सेल है उसकी सरफेस के ऊपर क्या होती है, IgG। बस आपको ये बात याद रखनी है। अब आपको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा से क्या आ सकता है। स्टारिस का अपीयरेंस आ सकती है, किसके अंदर होती है, बर्केट लिम्फोमा के अंदर। बर्केट लिम्फोमा की आपको पैथोजेनेसिस देखने के लिए आ सकती है, ट्रांसलोकेशंस का आपको पता हो, ठीक है। एड्स की तरह लगता है ना B, तो बर्केट लिम्फोमा में क्या होगा, 8-14 ट्रांसलोकेशन होगी, ठीक है। उसके अलावा 11-14 किसके अंदर थी, 11-14 हमारे पास किसके अंदर थी, याद रखें 11-14 हमारे पास थी मेंटल के अंदर, मेंटल सेल लिम्फोमा के अंदर। और 14-18 किसके अंदर थी, फॉलिकुलर के अंदर। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। ओके, सही है। तो होपफुली आपको ये बातें क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच।